Assalamualaikum, DG sir. Sir, can we start? I hope Samida and correspondent from PM office are also here. Can we start? I hope Samida and correspondent from PM office are also here. Start. I hope Samida and correspondent from PM office are also here. Are we clear now? Okay. Assalamu alaikum, everybody, and welcome. It is requested to all participants at the start of the session to keep their mic muted. I think किसी का on है. Assalamu alaikum, everybody, and welcome. It is requested to all participants at the start of the session. Okay. मैम आपकी साइड से एको आपकी साइड से हो रहा है जी दोबारा. ये अब क्लियर है? Thank you. Welcome everyone and a very warm welcome to our speakers today. Mr. Qasim Cheema, who will be representing Prime Minister Office on Kamyab Jawan Loan Program, and Mr. Shahryar Tahir from Sameda, who will be representing Sameda as an implementation organization of the program and the application progress. In an effort to facilitate e-commerce businesses in the competitive international market, access to finance is one of the crucial component for businesses and SMEs. This is the first of the series of access to finance to create awareness about the government loan facilities that are available for the e-commerce businesses. Kamyab Jawan Loan Program is one of the youth entrepreneurship programs. It has the potential to tap the international cross-border marketplaces through the cross-border initiative, and is one of the initiatives by the TDAP to develop capacity of the businesses and SMEs. Now, I would formally request our Director General Services Division from TDAP, Mr. Abdul Karim Maiman, to give his welcome address of the participants and the speakers. Over to you, sir. Thank you, Urva. ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई 2 साल पहले हमने सर्विसेज डिवीजन शुरू की थी. पहले हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग डिवीजन्स पे होता था. तो 2 साल पहले हमारे सेक्रेटरी साहब साले फारूकी साहब, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस कराया कि हम हमारे प्रोडक्ट्स पे भी फोकस हो, और जितना जिस सेक्टर का एक्सपोर्ट बेस है उसी हिसाब से फिर उन्होंने कहा कि हम जो है बजट देंगे. तो सर्विसेज जो है उससे पहले टेक्सटाइल या इंजीनियरिंग या एग्रो एंड फूड किसी न किसी सूरत में प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिवीजन एक होती थी, उसमें होती थे, लेकिन ये कि सेपरेट डिवीजन नहीं थे. लेकिन सर्विसेज तो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरू कराया. तो सर्विसेज में आजकल जो है हमारा जो है ई कॉमर्स फोकस है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ेगी. अमेज़ोन पे पाकिस्तान को इजाज़त मिली है पाकिस्तानी कंपनीज़ को कि वो सेल करें. उसके बाद हम अलीबाबा पे भी काम कर रहे हैं MOU करने के लिए. हम अपना पोर्टल भी B2B पोर्टल भी बना रहे हैं, जिसकी भी टेंडर हुआ, उसके बाद टेक्निकल और फाइनेंशियल एवेल्यूशन की असेसमेंट हुई और हम कंपनी को हमने अलॉट कर दिया है, और होपफुली इसी हफ्ते या अगले हफ्ते उसमें साइनिंग सेरेमनी होगी, और वो फिर हमारी वेबसाइट जो B2B पोर्टल है वो बनाएंगी. तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे सेल करना शुरू करेंगे. जो B2B पोर्टल है हमारा, उसका फोकस ही हमारा जो है वो SMEs हैं,
और एसएमईज जो है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो उनके जो है रनिंग फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उनके लिए जो है पैसों की ज़रूरत होती है ताकि जो है वो आगे बेच के और फिर अपना दूसरा जो है प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उस सिलसिले में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ स्कीम्स शुरू की हुई हैं। उसमें कामयाब जवान भी एक किस्म का लोन प्रोग्राम है, वो जो है हमारी एसएमईज के लिए होगा और इंशाल्लाह उससे हमारी एसएमईज भी बेनिफिट लेंगी और इस जो डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो लोन लेके और अपना कारोबार करेंगी। तो जो है आज का प्रोग्राम उन जो है एसएमईज के लिए है जो जिनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। और मैं जो है सारे जो इस वेबिनार में हैं उनको खुशामदीद कहता हूं और ख़ास तौर पे जो है हमारे जो स्पीकर्स हैं आज के, कासिम चीमा साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हैं और मिस्टर शहरियार दायर जो समीटा से हैं, वो जो कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो कंपनीज हैं उससे बेनिफिट हासिल करेंगी और हम जो है द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में सभी लोगों को खुशामदीद करते हैं और इंशाल्लाह वो जो है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाएंगे और मुल्क की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now I would formally request our first speaker, Mr. Qasim Chima Sahab. He is the Program Coordination Consultant for Youth Empowerment Program and is managing Kamyab Jawan Loan Program at the PM office. Over to you, sir. I am sharing the presentation. जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टीडैब को और स्मीटा को जो इन्होंने ये कोऑर्डिनेट करवाया। तो बड़ा ये इम्पोर्टेंट है इस तरह हमारी आउटरीच पढ़ना। मैं क्विकली ज़रा शेयर कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन के हमारी कामयाब जवान यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है क्या। बेसिकली ये कामयाब जवान प्रोग्राम 3 E's की बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से 2019 में लॉन्च आया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इंगेजमेंट जो है हमारे 3 E's थे। आज अभी हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हमने जब देखा कि यूथ के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो उसको देखते हुए स्टेट बैंक के कंसल्टेशन, मीटास की से भी कंसल्टेशन और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स नेशनल इंटरनेशनल की बेसिस पे हमने ये यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम बनाई। तो उसके कुछ थोड़े आउटलाइंस मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ कि ये स्कीम है क्या, और फिर कुछ एक स्लाइड है नंबर्स की, और फिर आगे डिस्कशन कर लेंगे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल के साथ हुआ है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक है। इसमें इस वक्त अभी 3 टीयर्स चल रहे हैं। पहला जो टीयर है हमारा वो 100,000 से लेके 1 मिलियन तक है, और ये है कोलेटरल फ्री। इसमें कोई यूथ को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरा टीयर है हमारा 1 मिलियन से 10 मिलियन तक, और तीसरा टीयर है हमारा 10 से 25 मिलियन तक। इन दोनों टीयर्स में जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, या ऐसा कोई भी जो एसेट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है बैंक्स की। नेक्स्ट प्लीज। हमने ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने ये टोटल जो प्रोग्राम है हमने इन्विजन जो किया है कि इन 3 टीयर्स में हम 100 बिलियन रुपीस जो है डिस्पर्स करेंगे, जिसमें से मिनिमम 25% जो कोटा है हमने वो फीमेल्स के लिए रखा है, और ये मैंडेटरी टारगेट है सब बैंक्स के लिए। तो मिनिमम 25 बिलियन रुपीस अंटिल 2023 जो है वो डिस्पर्स होगा फीमेल्स के लिए, और ओवरऑल हमने 100 बिलियन रुपीस डिस्पर्स करना है बाय 2023। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो भी मैं आपसे शेयर किए थे कि जो 3 टीयर्स है हमारे, उनमें से जो पहला टीयर है वो कस्टमर के लिए जो प्राइसिंग है वो 3% है, जो 1 मिलियन तक है, और उसके अंदर कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं है।
टीयर 2 जो है हमारा 1 मिलियन से 10 मिलियन, उसके लिए जो कस्टमर के लिए प्राइसिंग है वो 4% है, और टीयर 3 जो है उसमें 5% हमने रखी हुई है। साथ मैंने ये बैंक की प्राइसिंग इसलिए हमने शो करते हैं ताकि रियलाइज हो कि बेसिकली ये है काइबर प्लस 4%। तो जो डिफरेंस है वो एज अ सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूथ को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स को दे रही है, इनकरेज कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि अगर नॉर्मल यूथ अगर कोई बैंक के पास जाए और वो लोन एसएमई के लिए अप्लाई करे, तो वो ये काइबर प्लस 4 या 5 या 6% जब मिलेगा तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के रेट के लिहाज से 12 to 13% होगा। तो स्ट्रेट अवे आप तकरीबन 10% सेविंग जो है टीयर 1 के अंदर इस स्कीम के थ्रू कर सकते हैं पर ईयर। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा जो इंसेंटिव है येस का, वो हमने ये डाला है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब जो लोन टाइप है हमारे इधर जो है कि 3 टाइप ऑफ लोन है कि या तो ये वर्किंग कैपिटल हो सकते हैं, यानी और इस्लामिक बैंकिंग भी हमने ऑनबोर्ड की हुई है तो मुराबिया भी इसमें हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं और ये लीज ऑफ एसेट भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गाड़ी या मशीनरी, इस तरह की चीजें। ये इसलिए शेयर करना जरूरी था कि वो चाहे ई कॉमर्स हो या नॉर्मल कोई हमारा बिजनेस हो, तो जो एप्लीकेंट है उसको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप ऑफ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल लोन होता है वो रनिंग फाइनेंस टाइप होता है, तो वो आपकी सिर्फ इन्वेंट्री वगैरह के लिए या रॉ मटेरियल या ऐसी चीजों के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसका रीपेमेंट पीरियड भी जरा जल्दी होता है। जो लॉन्ग टर्म लोन और लीज ऑफ एसेट जो लोन्स हैं उनके लिए जो टर्म है वो अप टू 8 इयर्स है। जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है उनकी जो टर्म है मैक्सिमम अप टू 4 इयर्स इस स्कीम के अंदर रखी हुई है, क्योंकि वो इन्वेंट्री बेस्ड होती है तो उसकी रीपेमेंट पीरियड जल्दी रखा हुआ है। नॉर्मली आप बैंक्स के पास जाएंगे तो 1 ईयर वर्किंग कैपिटल का रिटर्न रखते हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली 4 ईयर रखा गया ताकि रीपेमेंट बर्डन जो है वो ज्यादा ना हो। तो इसके बाद होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये नेसेसरी था फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई इक्विटी रिक्वायरमेंट नहीं है जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर अपना हिस्सा जो है वो यूथ को जरूर डालना पड़ता है। टीयर 1 के अंदर उनको 10% डालना पड़ेगा, 90% बैंक देगा। सो अगर कोई आप अप्लाई करते हैं 1 मिलियन के लिए तो 100,000 जो है वो आपके अपना इनपुट होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो बैंक देगा। फॉर टीयर 2 एंड 3 क्योंकि वो अमाउंट थोड़ी ज्यादा है तो वहां पे जो है ना 20% इक्विटी रिक्वायरमेंट जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक क्विक स्लाइड है हमारे जो पार्टनर बैंक्स हैं 21 इस वक्त। हमने स्टार्ट 3 बैंक्स के साथ किया था, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ खैबर के साथ जो कि गवर्नमेंट बैंक्स हैं। लेकिन फ्रॉम अगस्त 2020 हमने इसको 21 बैंक्स के साथ कर दिया है, जो आप इधर देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारे इस्लामिक बैंक्स भी हैं जो लोग उस तरफ जाना चाहते हैं, यानी अलबरका है इसके अंदर, मिजान बैंक, और इस तरह करके मेजर जो हमारे इस्लामिक प्लेयर्स हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में वो सारे भी ऑन बोर्ड है। बस वो ऑडियंस को पता होना चाहिए कि नॉर्मल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में ये फर्क होगा अगर वो अपनी प्रपोजल देते हैं इन बैंक्स को, कि इस्लामिक बैंक जो है वो आपको एसेट जो है परचेज करके देते हैं, वो आपको डायरेक्ट कैश नहीं देते। नॉर्मल बैंक्स जो है वो आपको डायरेक्ट कैश देंगे, इस्लामिक बैंक्स में आपको एसेट आप वेंडर बताएंगे और वो एसेट खरीद के देंगे, ये फर्क होगा। बाकी जो रेट, सब्सिडी रिक्वायरमेंट, इक्विटी रिक्वायरमेंट, ये वो सारी चीजें सेम होती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये हमारा कामयाब जवान .gov.pk पे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है। हम इसको जल्द ही लाइव करने जा रहे हैं विद इन द नेक्स्ट वीक और सो, जिसके अंदर सारा डेटाबेस जो अभी तक हमारे पास ओवर 1 मिलियन एप्लीकेशंस आ चुकी हैं उनका एक किस्म का एनालिसिस होगा। ये ओपन सिस्टम होगा, सबको पता लगेगा कितने अप्रूव हुए, रिजेक्ट हुए, सारा कुछ हुआ। तो ये हमारी वेबसाइट है kamyabjawan.gov.pk। ये NITB कोलैबोरेशन के साथ बनी है। वहाँ पे भी आपको येस की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी है हमारा,
उसको कैसे फिल करना है, उसकी भी एक यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल बनी हुई है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी एक पूरा एक सेगमेंट बना हुआ है, और ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, सबके सपोर्ट के लिए। तो मैं सबको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जाके आप जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कामयाब जवान से रिलेटेड, लोन के लिए भी लेना चाहते हैं या जनरल भी लेना चाहते हैं कि यूथ के लिए कामयाब जवान क्या कर रही है, वो सारी इसके ऊपर अवेलेबल है। तो वो इसको जरूर जाके देखें, और जल्द ही आपको इंशाल्लाह एनालिटिक्स भी विद इन द स्टार्ट और नेक्स्ट वीक भी शो हो जाएंगे। अभी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम, एप्लीकेशन फॉर्म और ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट प्लीज। फाइनली मैं क्विकली अभी तक के रिजल्ट्स बताना चाह रहा हूँ। ये एज एट 30 जून है। तो हमारा टारगेट फर्स्ट ईयर का 15 बिलियन रुपीस था डिस्बर्समेंट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 99% उसको अचीव कर लिया है। तकरीबन 13,000 यूथ को हमने अभी तक 14.8 बिलियन दे चुके हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस जो है उसका भी रेशियो ऐसे ही है, तो तकरीबन 80% पंजाब से एप्लीकेशन आई थी, तो डिस्बर्समेंट का भी रेशियो तकरीबन वही है कि 80% के राउंड अबाउट पंजाब में है, तो उसके बाद सिंध और केपी आ रहा है। और हमारी ख्वाहिश है कि इसकी आउटरीच बढ़े बलूचिस्तान और जीबी एजेके में। इसी वजह से हम फॉर द नेक्स्ट फेज हम विद इन अ मंथ होपफुली इसको लेके जा रहे हैं। बैंक्स के अलावा हम MFIs को भी ऑन बोर्ड करेंगे। अभी जो सब्सिडीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो फाइनलाइज हो रही हैं, जिसमें अखुवत हो गया, NRSP हो गए, और इस तरह के जितने भी अदारे हैं जो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जिनकी आउटरीच बड़ी है, जहाँ पे बैंक्स की आउटरीच नहीं है, तो इन एरियाज को टारगेट करने के लिए हम उनके साथ भी कंसल्टेशन चल रही है। तो थैंक यू, ये प्रेजेंटेशन थी। इसके अलावा आपसे कोई भी इससे रिलेटेड है तो आप पूछ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन चाहिए हो। सर इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आप एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे आफ्टर शहरियार साहब speak. Thank you, sir, for this valuable information. Now, our next speaker is Mr. Shahriyar Tahir from SAMIDA. He has over 20 years of experience and is currently the head of Directorate General External Department of SAMIDA. Over to you, sir. Thank you very much, Ms. Urva, TDAP team, Mevin Saab. Thank you very much for this opportunity. We will be presenting SMIDA's role in this organization, but before that, very quickly, I would like to explain what SMIDA does, and then moving on, we can then discuss our role for the Kamyab Jawan program. I hope you can hear me, Ms. Urva. Yes, sir. Yes, sir. So SMIDA, for the benefit of our participants, SMIDA is an autonomous body which was established in 1998 and is working under the Ministry of Industries and Production. As you can see on this slide, we work with a vision for the growth of SME sector, and this can be achieved through a conducive environment and support services that we provide. The mission is to assist employment generation and value addition, and our mandate enables us to take any measures for the promotion and support of SME sector in Pakistan. This is how we operate and where we are. This slide gives you an overview of the SME sector. There are about 3.2 million SMEs all across Pakistan, which is based on the Census of Economic Establishment 2005. We are now working with the Pakistan Bureau of Statistics to have the next census, and the estimates right now stand at 5.2 million SMEs roughly. They contribute 40% to the GDP, and estimated share in exports is 30%. Now this graph that you see on the slide shows our presence all across Pakistan. Being a federal government organization, we are present all across various provinces. Now, with the green boxes that you see are the percentage of SMEs across our provinces. 65% of SMEs are in Punjab,
followed by Sindh, Balochistan, followed by Sindh, KP, and then Balochistan. Now, moving on, given the presence of SMEs across Pakistan, our head office is based in Lahore, and we have provincial offices all across Pakistan, and then we have another tier, which are the regional business centers, which are essentially one-man offices which act as help desk as well as our outreach to the tertiary cities across Pakistan. So the way we operate is, and this is the overall framework for the SME development within SMEDA. We work on the basis of value chains. As you can see on this slide, within the value chains, there are gaps in policy, finance, business development services, various regulatory issues that SMEs face, and we work to fulfill these gaps. Now, this enables us to not only enhance the local domestic value chain, where SMEDA and TDAP are working together, but that also helps us to integrate the SME value chains into the global value chains. Now, given the fact that SMEDA is a very lean organization, we have forged partnerships with private and public sector organizations. And we work with the chambers and association, we build their capacity and jointly execute programs. With the federal and provincial governments, we work for policy development advocacy, as well as joint programs. We also have programs with our international development partners, both multilateral and bilateral. And then a very important part, as you can see, the last bullet on this slide is the academia and private sector, which is where most of our collaboration lies. So in terms of research as well as provision of services, we heavily rely on our private sector and academia for these services. Now, in order to enhance competitiveness of SMEs, there are two major there are two areas where we focus on. One is the startups, which relate to today's topic, which is the Kamyab Jawan program and our role in that program. And the second one is scaling up of the existing SMEs. So both directly and indirectly are focused through the Kamyab Jawan program, and we'll come to it once in the subsequent slides. So for startups, we have products and services which are web-based as well as physical help desk. We do hand-holding through customized business plans, and we do training programs and awareness sessions on various sectors. Then for scaling up, we work in various clusters where we have demonstration projects which focus at technology transfer and providing common facility centers to the SMEs. Similarly, we have programs in collaboration with international development partners which aim at productivity and energy efficiency at shop floor level. So help desk services, these are the services which are linked to the Kamyab Jawan program. We have been partnering, we are still partnering, and we in the initial stage when the Kamyab Jawan program was being designed, we had discussions with the PM office, with Mr. Osman Dar and Mr. Qasim Chima, and it was decided that the business side and the hand-holding side will be taken up by SMEDA. So these are the services that we provide, given the fact that the program has two angles. One is the finance and one is the business side. So Mr. Qasim has explained what the finance side looks like, the participating banks and the facilities that are being provided, and the subsidy which the government through this program is taking up. Now, there was a need to complete this ecosystem. There was a need for a hand-holding support, which SMEDA is providing. So in terms of project identification, for business plan development, business matchmaking, financial and advice, technical advice related to any business, marketing, regulatory registration, training and information services. These are all the services that are provided
for any SME who comes to us for support. Now, these are generic in nature in the sense that anybody who can come to our office and we facilitate them with these services. For Kamyab Jawan program, we have tailor-made few of these services which are available again on our website and also on the Kamyab Jawan portal, where FAQs and specific information about the program is shared. Furthermore, our help desk are geared towards helping people who want information about this, about Kamyab Jawan program and the facilities which are being offered and the subsidy which this program has. Right. So moving on, this was a little brief on what SMIDA does and how it is involved in this program. Memon Saab mentioned that we are now working with the portal for B2B, and Amazon was mentioned in the initial welcome remarks. So because this Kamyab Jawan program is basically focused for startups, young entrepreneurs, women, and SMEs in general. So there are various areas that SMIDA is working on with TDAP and also with our other partners. So in terms of our Amazon program, subsequently, once in the coming days, SMIDA and TDAP plan to hold series of awareness sessions and hand-holding programs where we will be guiding SMEs to take benefit of this opportunity, which is available through the Amazon platform. Kamyab Jawan comes into play where we will be working with the program and the participating banks, enabling the SMEs and the entrepreneurs who wish to take advantage of this opportunity and making the whole process much easier and the stumbling blocks to be removed for an SME to get financing if their business is linked to Amazon. Furthermore, Kamyab Jawan program and SMIDA will be working on providing detailed handholding services. Our help desk, the regional business centers are available for people to come in and then get any information related to Kamyab Jawan program or how to start their own business. So in a nutshell, this is the brief introduction from our side, what SMIDA is doing for the program. And we now look forward to any specific questions that you may have related to the program or the services being offered. Okay, thank you so much, sir. We do have a couple of questions over here from the participants. One of them is there are some businesses who have already applied for the program, but they got rejected somehow. So what are the possible reasons that can lead to rejection of application for processing of the Kamyab Jawan loan program? Before I request Mr. Qasim to give a detailed answer, from our point of view and from the hand-holding support that we've seen, now we have to, the banks need to justify giving loan to any particular applicant. Now, what happens is that the awareness level and the readiness level of applicants is not enough for the bank to make a decision on that. So what happens is that once they apply, they are not ready and they don't have an idea or the planning required for them to start a business. So most of the time what happens is that because as we've seen earlier with the government schemes, people just apply without any preparation. So here I think the main focus area is that people need to be ready. Once they get a call from the bank, they need to be ready with the statistics. मैं आपको एक general example दे देता हूँ कि अगर किसी ने एक कोई store खोलना है तो उसको पता होना चाहिए कि वो store किधर खोल रहा है, उसकी surrounding में क्या है, opportunity उस store को खोलने की क्या है, उसमें कौन सा वो सामान रखेगा
और उससे रिलेटेड बिजनेस की जो कैश फ्लोज हैं और उसमें कितना उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए जब बैंक उनसे कांटेक्ट करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि वो जब बैंक उनको कॉल करता है तो उनको अपने बिजनेस प्लान के या अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल कोई मालूमात नहीं होती और उनकी सीरियसनेस लेवल का अंदाजा फर्स्ट स्टेज में बैंक्स लगाते हैं। सो वो अगर सीरियस नहीं है अपने इस पूरे स्कीम से फायदा उठाने के लिए, तो वो कुछ फिल्ट्रेशन उधर हो जाती है। बाकी कुछ टाइम बाउंड एक्टिविटीज हैं जो कि हम वो बैकलॉग में आती हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर द बैंक्स टू देन कम बैक एंड एनालाइज। तो ये इस वजह से रिजेक्शंस हो रही हैं जो हमने व्हाट वी कम अक्रॉस। Thank you. कासिम साहब, Qasim Saab, would you like to add something to जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त तरीके से शहरियार साहब ने वैसे तो ब्रीफ कर लिया, इससे बस कुछ एक दो चीजें मैं ऐड करूंगा कि हमने जब इनिशियली लॉन्च किया था तो फॉर्म काफी इजी था, जिसकी वजह से हमारे पास ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गई थी और वो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह शहरियार साहब ने कहा है कि नॉन सीरियस उसके अंदर बहुत ज्यादा एक आ गया था एस्पेक्ट। तो फेज 2 के अंदर जब हम 2020 में दोबारा लॉन्च किया तो हमने काफी ना एक कॉम्प्रिहेंसिव 9 पेजर एप्लीकेशन फॉर्म बनाया विद कंसल्टेशन ऑफ स्मीडा, स्टेट बैंक और बाकी सारे बैंक्स भी। अब देखें, नंबर 1 तो जिनके भी रिजेक्ट हो चुके हैं उनको हमारी एक तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैक एप्लीकेशन में जाएंगे तो रिजेक्शन का एक तो रीजन मिल जाएगा। वो बैंक्स मैंडेटरी है कि वो बैंक्स ने, अब ये फेज 2 के अंदर, फेज 1 वालों के पास तो नहीं होगा लेकिन फेज 2 वालों में होगा, तो एक तो वो उधर से चेक कर लें कि बैंक्स ने क्या रीजन लिखा है कि क्या कमजोरी है उनके एप्लीकेशन के अंदर जिसकी वजह से हुआ है। तो वो अगर आप हमारे ऑफिस के साथ डिस्कस करना भी चाहते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव करें या स्मीडा के साथ भी करें तो हम इधर अवेलेबल है। हम टीडैब के साथ अभी शेयर कर लेते हैं कि कैसे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या शहरियार साहब कर लेंगे स्मीडा से कैसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम दोबारा अप्लाई करवा के एप्लीकेशन बेहतर तरीके से जो रिक्वायर है ताकि रिजेक्शन कन्वर्ट हो जाए अप्रूवल में। जनरली रिजेक्शन के रीजंस होते यही है कि एक तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती जो बैंक्स को रिक्वायर है। बैंक्स ने देखें, हम बेशक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं डिस्पर्स करने की, लेकिन बैंक्स की जो स्टेट बैंक के मुताबिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें उन्होंने रिस्क एनालिसिस करना होता है इन टर्म्स ऑफ कि क्या ये बंदा रीपे कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसमें एक तो फैक्टर ये भी होते हैं कि इतना रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है इसकी जितना वो कह रहे हैं कि मतलब अगर आपकी लोन रिपेमेंट बन रही है 25,000 पर मंथ तो ऑब्वियसली बैंक ये चाहेगा कि आपके जो नेट प्रॉफिट है वो अबव 50-60,000 हो, क्योंकि जाहिर है आपने सिर्फ बैंक का लोन तो नहीं ना वापस करना, बिजनेस है, आपने अपना घर भी चलाना है, बिजनेस भी चलाना है, सब कुछ होता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो क्या कहते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते बैंक्स को जब बैंक्स के वेरिफिकेशन ऑफिसर आते हैं। ये तो है कॉम्प्लिकेटेड रीजन। तो सिंपल रीजन साथ ये भी है कि ज्यादातर लोग रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बैंक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हुई है, ऑटोमेटेड सिस्टम चला रहे हैं और ऑटोमेटेड सिस्टम में कोई उनकी अगर अटैचमेंट मिसिंग है, फिजिबिलिटीज अक्सर लोगों ने नहीं डाली, जो एक रेफरेंस टाइप चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इस तरह के मैटर जो है वो मिसिंग है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है जिसकी वजह से रिजेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये दो मेन रीजन है। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें एक स्पेसिफिक जो हम बेसिकली हमारा मॉड्यूल ई कॉमर्स बिजनेसेस से रिलेटेड है उनको इन्फॉर्म करना है कि ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ई कॉमर्स के लिए वी नो दैट देयर इज अ सर्टेन एज लिमिट जो कि ज़्यादा प्रोवाइड की गई है इन द अंडर द कामयाब जवान लोन प्रोग्राम। तो उसके बारे में आप हमें सर थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या फर्दर फैसिलिटीज़ हैं जो ई कॉमर्स या आईटी रिलेटेड बिजनेसेस कर रहे हैं। नॉर्मली हमारी जो एज है वो 21 to 45 है, लेकिन जो ई कॉमर्स रिलेटेड या आईटी रिलेटेड कोई भी बिजनेस
उसमें 18 ईयर्स रख दी गई है, तो ताकि यंगर जनरेशन भी, लेकिन मिनिमम 18 रिक्वायरमेंट तो हमारी एज की है ई कॉमर्स के अलावा। उसके अलावा हम वर्क कर रहे हैं इस वक्त, आपको पता है स्टेट बैंक में भी ऑलमोस्ट डेली वीकली जो है ई कॉमर्स रिलेटेड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही हैं, क्योंकि वो एक इधर जिसका पार्ट है, हमारा ऑफिस भी पार्ट है, एक ई कॉमर्स रिलेटेड कमेटी बनी हुई है जिसमें हम चीजें बेहतर करते जा रहे हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ये कंपोनेंट है। तो मुझे पता है कि ज्यादा इशू ये रिलेटेड टू आ रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह ई कॉमर्स बिजनेस में, आईटी बिजनेस में जनरली बहुत ज्यादा आते हैं यूथ से रिलेटेड। तो हम कोशिश कर रहे हैं कोलेटरल फ्री की लिमिट भी हम बढ़ा दें और इंशाल्लाह वो भी 2 मिलियन तक ले जाएं, ताकि वो भी एक सपोर्ट हो जाए यूथ को कि 2 मिलियन तक कोलेटरल फ्री कर दें। बाकी हमारे इस वक्त टॉक्स चल रही हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ और NITB, PITB, ये जितने भी इदारे हैं, एक रजिस्ट्रेशन का भी मैकेनिज्म हो जाए, क्योंकि बैंक्स को थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के वेरिफिकेशन के लिए। तो ये भी हम एक सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन विद इन नेक्स्ट मंथ्स हर चीज आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम लर्न कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आउटरीच मैक्सिमम इंक्रीज हो ई कॉमर्स और IT सेक्टर इन जनरल। बेसिकली हम इनेबल कर रहे हैं, वी टेकिंग स्मॉल स्टेप ताकि इम्प्रूवमेंट आए ई कॉमर्स बिजनेस में, जितना फैसिलिटेट कर सके हम इस लोन के पर्सपेक्टिव में वो भी प्रोवाइड कर सके, इस पे काम हो रहा है। थैंक यू सर। देयर इज अनदर क्वेश्चन। कुछ एप्लीकेंट पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि हमारे पास टाइम फ्रेम क्या होता है एक एप्लीकेशन प्रोसेस को अप्रूव होने में, या उनको रिस्पांस टाइम कितना होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर का जो जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दो पार्ट्स हैं आंसर के। एक है जो कोलेटरल फ्री है और जो है विद कोलेटरल। जो कोलेटरल फ्री लोन है उसका तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 90 डेज रखा हुआ है, लेकिन ये 90 डेज है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा पेशेंस हमें चाहिए सबकी तरफ से, क्योंकि आपसे जैसे शेयर किया कि 1.2 मिलियन हमें अभी तक एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और हमने डिस्पर्स क्योंकि 100,000 अभी करना है द फर्स्ट जो हमें बजट मिला है, तो वो बैंक्स को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप क्यू में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्यू में आपका एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड है, इसमें हम किसी को प्रमोट या ड्रॉप डाउन नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये एक वो ऑटोमेटिक सिस्टम से आपका क्यू में जब बैंक में नाम आएगा तो आपको पे कॉल आएगी, लेकिन उस कॉल के बाद स्टेट बैंक ने मैंडेटरी किया हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर हाँ या ना में हो जाए। अच्छा, जो सिक्योरिटी बेस्ड लोन है उसमें वो डिपेंडेंट बैंक का फिर भी 90 डेज है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर आपको पता है फिर वो होते हैं, आपको रजिस्टर्ड करना होता है, मॉर्गेज चार्जेस और इस तरह की ये जो सारे मामले होते हैं जो बैंक के अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो वो उस पे एप्लीकेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर देता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जनरली जो सिक्योरिटी बेस्ड लोन है उनमें अप टू इवन 5 to 6 मंथ एवरेज लग रहे हैं लोन डिस्बर्समेंट तक। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन। एक पार्टिसिपेंट ने कहा है कि हमारे 2 मिलियन तक के जो लोन हैं एक ईयर के वो अभी कंटिन्यू नहीं हो रहे, तो प्लीज इन्फॉर्म कर दें फॉर द पार्टिसिपेंट कि वो कब ओपन होंगे या उनका क्या स्पेसिफिक रीजन है। जी जी, अच्छा जैसे मैंने शेयर किया था कि हम रिवाइज कर रहे हैं अपने थोड़े से टर्म्स को। एक तो हम आउटरीच बढ़ाने के लिए अप टू 500,000 जो है वो हम लेके जा रहे हैं थ्रू MFIs, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर अखुवत आ गया, NRSP और इस टाइप के कोई मेजर 7-8 प्लेयर्स हैं, उन सब के साथ हमारी SCCP के थ्रू निगोशिएशन चल रही हैं। तो वो फॉर्मेलिटी है वो क्लियर जो होती है सब्सिडी रेट्स वगैरह ऐसा करके। और दूसरा जो हमारा अपना जो थ्रू द बैंक्स होगा कोलेटरल फ्री, जो भी मैंने आपसे शेयर किया कि वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 मिलियन तक वो चला जाए, जिसकी वजह से जरा और आउटरीच हमारी बढ़ जाए। खासतौर पे IT सेक्टर में हमें ये कंप्लेंट आई थी कोलेटरल देना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिजनेस की नेचर ऐसी है ना कि यहाँ पे इतना वो एसेट बेस्ड नहीं होता। तो इन दो रीजंस की वजह से ये अभी एक प्रोसेस चल पड़ा है जो ऑफिशियल होता है, इसमें स्टेट बैंक और ECC और कैबिनेट की अप्रूवल्स, नोटिफिकेशन, ये सारे मैटर्स होते हैं। तो जैसे ही वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाते हैं, जो कि हम
टारगेट हमें जुलाई का मंथ मिला हुआ है, तो जैसे ये अप्रूवल हो जाती है तो फिर हम इसको एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए अगर अभी हम इस वक्त एप्लीकेशन ले रहे हो और फिर टीयर्स चेंज हो जाए, मार्कअप रेट चेंज हो जाए, तो वो कन्वर्जन में इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए हमने ये अभी रोक दिया हुआ है। होपफुली अगस्त के अंदर ये दोबारा से ओपन हो जाएंगे अप टू 2 मिलियन से ऊपर वो ओपन है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। Okay, thank you, sir. So there is another question. कस्टमर, एक पार्टिसिपेंट ने मेंशन किया हुआ है कि अगर कंज्यूमर जो हैं, जो हमारे लिस्टेड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो बिलिंग नहीं है, उनके नाम लिस्टेड हैं बट वो उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर रहे, तो उनको क्या प्रोसीजर है कि वो अपना कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर करवाएं और किस प्रोसेस के थ्रू रजिस्टर करवाएं? अच्छा, दो तरीकेकार हैं, वेबसाइट पे भी आपसे शेयर किया हुआ है। एक तो है कि आप सिटीजन पोर्टल पे जा सकते हैं, वो अभी तक हमें 30,000 जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आ चुकी हैं, जो हमने आउट ऑफ 1.2 मिलियन हमें 30,000 आ चुकी हैं, जिन पे हम डिफरेंट बैंक के साथ काम कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रिजॉल्व भी हो चुकी हैं, तो मोर देन 60% रेशियो है सक्सेस रेट का। तो एक तो सिटीजन पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल में अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कामयाब जवान का अलहदा सेक्शन हुआ है, वो हमारी इधर एक टीम बैठी हुई है, उसके पास वो फिर बैंक के साथ डायरेक्ट रब्ता करके आपका मसला रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, हमारी एक ईमेल हमने अभी लॉन्च की है वेबसाइट पे, वो भी अवेलेबल है, वो इसी वीक में लॉन्च किया है, वो complaint@kaamyabjawan.gov.pk। आप अगर उधर भी अपनी कंप्लेंट भेजें तो हम उसको प्रोसेस करेंगे और हम बैंक्स की अकाउंटेबिलिटी इन मामलों में करेंगे। क्योंकि अगर कोई बैंक कहता है कि फॉर एग्जांपल हमने ये नहीं देना कोलेटरल फ्री, या हमने मिसाल के तौर पे XYZ बिजनेस को हम लोन नहीं दे रहे, तो ये अलाउड नहीं है। ऐसी कोई भी कंप्लेंट आप हमारे साथ शेयर करें तो हम टेक अप इसको करेंगे प्रॉपर फोरम पे। थैंक यू सर। दिस इज अनदर क्वेश्चन, वो ये है कि कुछ पार्टिसिपेंट की ये क्वेरी है कि कोलेट्रल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे कि कुछ टीयर में कोलेट्रल है और कुछ पीरियड में आपको कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। जी, अभी जो अभी जो हमारी स्कीम जो नोटिफाइड है, 1 मिलियन तक कोलेटरल फ्री है लोन। 1 मिलियन से ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोलेटरल देना लाजमी है इस वक्त, और वो स्टेट बैंक के जो बैंकिंग रेगुलेशंस के मुताबिक होगा। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ कोई और फिक्स एसेट हो सकता है, मिसाल के तौर पे मशीनरी हो गई, गाड़ी हो गई, इस टाइप की चीजें। तो वो जो आपकी जो लोन अमाउंट है, वो मिनिमम उस अमाउंट पे उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देयर इज अनदर क्वेश्चन, एज लिमिट, अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट ने मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारी 45 एंड अबव की एज लिमिट है तो ऑफ कोर्स ये अप्लाई नहीं होगा उनके ऊपर, या उनके लिए भी कोई तरीका है कि वो अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर? नहीं, ये क्योंकि ये स्पेसिफिकली यूथ रिलेटेड है, तो ये इसमें 45 जो है वो कैप कर दी गई है एज। वैसे तो यूथ की एज अप टू डिफरेंट डेफिनेशन में 30-35 होती है, लेकिन इसमें हमने 45 तक ले गए हैं ताकि आउटरीच थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन उससे ज्यादा अलाउ नहीं है, वो प्रोसेस नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। हमारे पास मोरलेस यही क्वेश्चन आए हैं हमारे पे फेसबुक पे जो पार्टिसिपेशन थी। जनरली ये क्लब करके क्वेश्चन किए गए हैं। समीरा के एंड से, इफ देयर इज एनी ऑपरेशनल इश्यूज दैट नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर शहरयार। जी, इसमें जी अभी तक हमारे पास जिस तरह की क्वेरीज आ रही हैं उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हैं, और ज़्यादातर कंप्लेंट्स अगर आती हैं तो वो हम उनको सिटीजन पोर्टल का जो वो है, आपका जो टैब बना हुआ है, उसकी तरफ रेफर करते हैं। इसमें मेरी जो अभी जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे सुन रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, मेरे ख्याल में जो प्रेपरेशन लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। तो ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है लोगों को कि ये दिस इज नॉट फ्री मनी। उसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस इस वक्त गवर्नमेंट भी कर रही है और बैंक्स के अपने भी हैं, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी
तो आगे उनको ये लोन मिलेंगे। कुछ क्वांटम ऑफ एप्लीकेशंस की वजह से कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो भी इतनी उनकी सेवेरिटी नहीं है, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब जवान के साथ मिलके उसको जल्दी से जल्दी बैंक्स वो प्रोसेस करें। बैंक की सिलेक्शन के बारे में कुछ कई दफा होता है कि जी किस बैंक में अप्लाई करें, तो उसमें मेरे ख्याल में इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पहले 3 बैंक्स के साथ हम कर रहे थे, अब ये जो बैंक्स का नेटवर्क इनहांस हुआ है, इसकी वजह से उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उनमें डिफरेंट प्रायोरिटीज भी होती हैं बैंक्स की, ये किस सेक्टर में करना है, बट जनरली व्हाट वी फेल्ट इज कि वो अक्रॉस द बोर्ड आपको अच्छा उनकी तरफ से रिस्पांस जल्दी मिल रहा है, और उनकी जितना नेटवर्क है वो इनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक जो ई कॉमर्स का स्पेसिफिकली है, एक चीज मैं और भी यहाँ शेयर कर दूं, जिस तरह कासिम चीमा साहब ने कहा कि इसमें एक लीजिंग का ऑप्शन भी है। तो इस वक्त जो हमारे ई कॉमर्स से रिलेटेड यंग बच्चे और बच्चियां जो इसमें आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी इसमें ले लिया इन्होंने स्टार्ट और आगे एनहांस करना चाह रहे हैं, उनके लिए इक्विपमेंट की बड़ी अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। सो अ पर्सन हु हैज एक्सेस टू अ गुड सॉलिड लैपटॉप, वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से ई कॉमर्स पे कर सकता है। तो वो भी एक एरिया है जिसपे रादर देन सीकिंग फंड्स, मेरे ख्याल में उस चीज को भी हम भी प्रमोट कर रहे हैं, और ये इस प्रोग्राम के आगे जाके इसमें हम कोशिश करेंगे। बट अगेन दिस विल बी डिमांड ड्रिवन, कि जितनी डिमांड आ रही है उसको उसी तरह फिर बैंक्स केटर फॉर करेंगे। लेकिन मेरा पैगाम यही होगा कि आप लीजिंग वाली साइड को ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। इक्विपमेंट इसमें ई कॉमर्स में इज अ की, बाकी आपकी उसमें ऑनलाइन लर्निंग है। सो ये ई कॉमर्स को आप इक्विपमेंट के साथ बड़ा अच्छा है, इनका एक लिंक बन सकता है। और आई थिंक अगेन ये फोकस भी है हमारी गवर्नमेंट की इस कामयाब जवान स्कीम का। Okay, sir. Thank you. Thank you. Sir, there are two other questions. They will be probably the last few questions. Feasibility report के बारे में पूछा गया है कि समीडा उनको किसी तरह फैसिलिटेट कर सकता है बिजनेसेस को जिनको आइडिया नहीं है कि feasibility report कैसे बनाई जाती है, या गाइडेंस प्रोवाइड करता है? देखिए जी, इसमें कुछ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है। हमारी वेबसाइट पे प्री फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं ना। वो प्री फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जेनेरिक इन नेचर होते हैं, इन द सेंस कि वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के पूरे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनी होती, बट वो एक जनरल आइडिया देने के लिए बनी, जिसमें फाइनेंशियल्स भी गिवन है। और वो फाइनेंशियल्स भी अब वो बिकॉज इट्स नॉट ए लाइव डॉक्यूमेंट, तो वो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल्स भी में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। इन्वायरमेंट, आपके एक्सचेंज रेट है, आपके इस वक्त प्राइसिंग उसकी वेरी कर सकती है। सो प्री फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ एक गाइड करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर और पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो उस बिजनेस के बारे में जान सके, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें क्या क्या जरूरियात हैं, और अगर वो बिजनेस करता है तो उसमें रिटर्न्स किस किस्म के एक्सपेक्टेड है। जो कि कोशिश हमारी होती है कि ग्राउंड लेवल के बहुत करीब रख के उसकी प्रोजेक्शन दी जाए, लेकिन उसमें फिर भी फर्क हो सकता है। सो प्रोविजन, ये प्री फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट जो हैं, ये लोगों को चाहिए कि इसको यूज करें अपने प्रिपेयर्डनेस लेवल, अगेन वही मैं बात दोबारा करूंगा कि अपनी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि वो समझें कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको वो लेके बैंक में सबमिट कर देंगे और उसकी बेसिस पे उनको फंडिंग मिल जाएगी। सो ये तो पहला इसमें प्रिपरेशन लेवल का। दूसरा, हमारे जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हेल्प डेस्क सर्विसेज हैं हमारी, जिसमें हम उनको स्पेसिफिक गाइड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे हमारे रीजनल बिजनेस सेंटर के नंबर और वो लोकेशन भी दी हुई हैं। उसके अलावा हमारे प्रोविंशियल ऑफिसेज हर प्रोविंशियल कैपिटल में हैं। उधर आप फिजिकली आके अपनी कोई अगर स्पेसिफिक क्वेरी है, बिजनेस फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई आइडेंटिफाई कर लिया एक बिजनेस, उसको आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको मजीद गाइडेंस मिले, वो हम करके दे सकते हैं। दूसरा हमारा काम हम ये भी करके दे सकते हैं कि जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं उनके साथ और कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ आपको लिंक करवा दें, ताकि आपको अगर जो एक बेसिक
हैंड होल्डिंग से ज्यादा अगर आपको की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप कहें कि वो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकें, उसको गाइड कर सकें और एक बंदा आपको लेके चले, तो वो हम कंसल्टेंट एक डेटाबेस है जिसके थ्रू आपको लिंक करवा देते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो ये इस तरह हम प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। और ये दिस इज व्हाट आई हैड टू से अबाउट दिस। ओके सर, थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन इज कि जो बिजनेसेस हैं, प्रेफरेंस किन बिजनेसेस को मिलती है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं या सेमी मैच्योर होते हैं, या जो बिल्कुल इंक्यूबेटेड और स्टार्टअप्स होते हैं? प्रेफरेंस या क्राइटेरिया बेस्ड किसको ज्यादा फेवर कर रहा होता है फॉर द बिजनेसेस? देखें, प्रेफरेंस किसी को भी नहीं है, यानी कि कोई हमने फर्क नहीं रखा हुआ, सब कुछ इक्वल हमने सबके लिए रखा हुआ है। जिसकी फिजिबिलिटी अच्छी होगी, जिसकी पोटेंशियल फॉर रीपेमेंट बैंकिंग टर्म्स में अच्छा होगा, वो चाहे स्टार्टअप है या एग्जिस्टिंग बैंक बिजनेस है, उसको दे दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी। हमने सिर्फ कोटा जो मतलब मिनिमम फीमेल्स के लिए रखा हुआ है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रेफरेंस थोड़ी दी है कि जिस तरह भी फिजिबिलिटीज आ रही हैं वो 25% एटलीस्ट हो। उसके अलावा हमने कोई प्रेफरेंसेस या कोई चीज नहीं रखी हुई, सबको इक्वल टर्म्स पे ट्रीट किया जाएगा। Thank you so much, sir. Thank you, Qasim Saab, and thank you, Shahryar Saab, for this very useful and insightful session for the participant. I hope कि उनको कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है, और साथ उनको ये भी आइडिया हुआ है कि ई कॉमर्स बिजनेस की फैसिलिटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड फर्दर एग्जिस्ट करेगी जब आप लोग जो फर्दर चेंजेस के लिए प्रपोज कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ जुलाई। So we close the session here. Thank you so much, everyone, and thank you to all the participants as well as our esteemed speakers. Allah Hafiz ji. Thank you. Allah Hafiz.